ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि जब बुध धनु राशि में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में स्थित होता है तो उसके कैसे परिणाम होते हैं। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम जान रहे हैं कि बुध जब धनु राशि में होता है तो उसके कैसे परिणाम होते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बुध क्या है, फिर ये समझेंगे कि धनु राशि किन किन चीज़ों को संबोधित करती है, फिर हम परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर बुध की बात करी जाए तो बुध जो है ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा के अतिरिक्त बहुत ही संवेदनशील ग्रह है और ये दोनों ही अति संवेदनशील ग्रह माने जाते हैं क्योंकि इनके ऊपर किसी भी ग्रह का, राशि का, भाव का, नक्षत्र का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और ये उसी की तरह अपने व्यवहार में परिवर्तन ले आते हैं। बुध जो है अगर नैसर्गिक रूप से देखा जाए तो कारक ग्रह होता है बुद्धि का। नाम से स्पष्ट होता है बुध जो है बुद्धि का कारक ग्रह है, मेधा का कारक ग्रह है, स्मरण शक्ति को नियंत्रित करता है। बृहस्पति और बुध दोनों मिल करके हमारी शिक्षा को, ज्ञान को, विद्या अर्जन की जो क्षमता है, किसी भी चीज़ को सीखने की जो क्षमता है, लर्निंग एबिलिटी, उसको कंट्रोल करते हैं। साथ ही साथ बुध जो है भाषा का कारक ग्रह है, लेखन का, संचार का कारक ग्रह है। तो किसी भी तरीके से जो हम अपने आप को अभिव्यक्त कर पाएँ वो, और हमारी अभिव्यक्ति का जो लहजा है, जो शैली है, वो भी बुध के हाथ में होती है। तो स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो संचार के जो भी माध्यम हैं और अभिव्यक्ति की जो शैली है, दोनों ही बुध के अंतर्गत आती हैं। इसके अतिरिक्त बुध जो है तर्क को दिखाता है, तर्क वितर्क है, सूक्ष्म अवलोकन है। कोई भी चीज़ जो एक बारीकी जिसमें ज़रूरत हो, बारीकी की, गहनता की, गहन सोच का कारक ग्रह बुध माना जाता है। तो लॉजिक है, एनालिसिस है, कैलकुलेशन है, गणित का कारक ग्रह बुध है। कोई भी चीज़ जो संख्याओं से जुड़ी हुई है, नंबर से जुड़ी है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, या कोई भी ऐसा काम जहाँ पे कैलकुलेशन एबिलिटी की आवश्यकता पड़ती हो, वो सब बुध के अंतर्गत आते हैं। बुध जो है वो विचारों का ग्रह है, आइडियाज़, जो भी हम सोच पाते हैं, जो हमारी बुद्धि है, इंटेलेक्ट, और बुद्धि और यानी बुध और चंद्रमा दोनों मिल करके हमारी मानसिकता है उसको बनाते हैं। तो बुध जो है वो इंटेलेक्ट का कारक ग्रह है, यानी कि बुद्धि का कारक ग्रह है, मेधा का कारक ग्रह है, और वो जो किसी चीज़ को हम कैसे समझ पाएँ, उसको अभिव्यक्त कर पाएँ, उसको वो कंट्रोल करता है। साथ ही साथ जो है बुध वाणिज्य का कारक ग्रह माना जाता है, व्यापार के लिए शुभ माना जाता है। शेयर बाजार है, कोई भी निवेश का क्षेत्र है, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम है, या कोई भी क्रिएटिव प्रोफेशंस भी अगर देखे जाएँ तो उनके लिए भी बुध काफ़ी अच्छा माना जाता है, चंद्र और शुक्र के अतिरिक्त। अगर हम शरीर की बात करें तो वो हमारे मस्तिष्क और नाड़ी तंत्र को नियंत्रित करता है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम को, हाथों को कंट्रोल करता है, त्वचा को नियंत्रित करता है, कान, नाक और गले का और श्वास तंत्र का, रेस्पिरेशन सिस्टम का कारक ग्रह माना जाता है। तो ये है बुध। अब बात करते हैं कि धनु राशि क्या है। धनु राशि जो है 9वें भाव की मूल राशि है। बृहस्पति इसका स्वामी ग्रह और बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है। तो इसमें जो है बृहस्पति के 9वें भाव के दोनों के और अग्नि तत्व के मिश्रित गुण पाए जाते हैं। ये एक सात्विक राशि मानी जाती है बृहस्पति, क्योंकि एक सात्विक ग्रह। तो यहाँ पे धनु राशि दिखाती है ज्ञान को। 9वां भाव जो है वो ज्ञान का है, दर्शन का है, वेदांत का है, गुरुओं का है, जिनसे भी हमें जीवन में शिक्षा और ज्ञान की, विद्या की प्राप्ति हो, उनको वो संबोधित करता है। तो धनु राशि भी इन्हीं क्षेत्रों को दिखाती है, धर्म को दिखाती है ये, और दर्शन शास्त्र को दिखाती है। हमारे अंदर जो करुणा और दया का भाव है, जो हमारी अच्छी आदतें हैं, जो भी हमारे नैतिक मूल्य हैं, घर परिवार से जो व्यक्ति संस्कार सीखता है, वो धनु राशि दिखाती है। साथ ही साथ आशावाद की राशि होती है, ऑप्टिमिज्म की। हमारी जो एक किसी भी विचारधारा में जो विश्वास है, आइडियोलॉजिकल एक तरीके से बिलीफ, उसकी ये कारक राशि मानी जाती है। और न्याय को दिखाती है, कानून को दिखाती है, कानून के पालन को दिखाती है, और मैनेजमेंट के लिए, प्रबंधन के लिए बहुत अच्छी राशि मानी जाती है।
ये प्रीचिंग के लिए होती है, उपदेश की राशि है ये। तो ये सारे जो एक तरीके से गुण हैं और जो क्षेत्र हैं और जो चीज़ें हैं, ये धनु राशि के अंतर्गत आती हैं। ये ज्ञान की राशि मुख्यतः मानी जाती है, हायर नॉलेज एंड विजडम। तो ये धनु राशि है। अब बात करते हैं कि जब यहाँ पे बुध स्थित होता है किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, तो वो कैसे परिणाम दे पाएगा। सबसे पहली चीज़ जो है दिखाई पड़ती है कि यदि कुंडली में बृहस्पति अच्छी स्थिति में है, क्योंकि ये जो राशि है बुध के लिए बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि वो अच्छी राशि बिल्कुल नहीं है, एक न्यूट्रल साइन हम कह सकते हैं। पर यहाँ पर डिपेंड करता है कि बुध जो है वो कैसे परिणाम देगा, ये निर्भर करेगा बृहस्पति की स्थिति पर। जितना ज़्यादा जो है बृहस्पति का बल और उसका जो उसकी जो सहायता है, उसका जो सपोर्ट है वो बुध को प्राप्त है, उतना ज़्यादा बुध जो है अच्छे परिणाम दे पाएगा। यदि बलहीन हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, पीड़ित अवस्था में चला जाता है, बुध और इस राशि में है और वो भी अगर पीड़ित हो रहा है, तो उसमें फिर नकारात्मकता दिखाई पड़ेगी, परिणामों में गिरावट दिखाई पड़ेगी, कई एक अवगुण भी दिखाई पड़ते हैं जिनके बारे में हम वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। तब यहाँ पे पहली चीज़ जो केस हम देख रहे हैं वो ये कि कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी है और बुध इस राशि में है और बुध को बृहस्पति से जो बल चाहिए, सपोर्ट जो चाहिए, वो उसको प्राप्त है। तो ऐसी स्थिति कुंडली में अगर बनती है तो यहाँ पर बुध जो है व्यक्ति को कुशाग्र बुद्धि बनाता है, यानी इंटेलिजेंट बनाएगा, मेधा प्रदान करता है, तेज स्मरण शक्ति देता है, तर्कशील बनाता है, लॉजिकल एटीट्यूड देता है, वास्तविक बनाता है व्यक्ति को, सूक्ष्म अवलोकनकारी होते हैं, कीन ऑब्जर्वेशन होती है, साथ ही साथ दूरदर्शिता होती है स्वभाव के अंदर। क्योंकि बृहस्पति और धनु राशि और बुध जो एक कारक ग्रह है बुद्धि का, वो अगर साथ में तीनों अच्छी स्थिति में जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी स्थिति बनती है कि व्यक्ति जो है ज्ञान के प्रति अग्रसर होता है। दूरदर्शिता नेचुरल है, अपने आप ही आएगी अगर आप ज्ञान के प्रति अग्रसर हैं और वाकई में आपको ज्ञान है तो दूरदर्शिता ऑब्वियस है, वो एक बाई प्रोडक्ट है जो व्यक्ति के भीतर आता ही आता है। दूसरा, धैर्यशील बनाता है व्यक्ति को ये, साथ ही साथ आशावादी मानसिकता प्रदान करता है। विद्या के लिए, ज्ञानार्जन के लिए, किसी भी प्रकार के विषय को सीखने के लिए, जीवन में कोई भी विषय हो सकता है वो, उसको सीखने के लिए, उसके ज्ञान और विद्या की प्राप्ति के लिए ये स्थिति बहुत शुभ मानी जाती है। क्योंकि बुध जो है अगर उसको बृहस्पति से बल प्राप्त हो गया तो यही दो ग्रह हैं जो कि ज्ञान और बुद्धि के, शिक्षा के और विद्या के कारक ग्रह माने जाते हैं। अगर ये दोनों अच्छे हैं, इसके अतिरिक्त अगर चंद्रमा भी बहुत कुंडली में मजबूत स्थिति में जाता है जो मन का स्वामी है, तो यहाँ पर व्यक्ति को बहुत तेज बुद्धि और साथ ही साथ ज्ञान और विद्या में रुचि लेने वाला व्यक्ति को बनाते हैं। और सिर्फ रुचि ही नहीं व्यक्ति के पास होती है बल्कि गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति भी ये जीवन में देता है। पर ये डिपेंड करेगा कुंडली में योग कैसे बन रहे हैं। और चंद्रमा की स्थिति को जरूर देखें, वो मन है, अगर चंद्र पीड़ित है तो पढ़ाई लिखाई में व्यक्ति का मन ही नहीं लगता, क्योंकि चंद्रमा को पहले मजबूत होना चाहिए वरना कंसंट्रेशन नहीं होगा। तो इसलिए हम चंद्रमा को सबसे ज़्यादा जो है महत्ता देते हैं जब भी हम कुंडली की व्याख्या करते हैं। तब यहाँ पर पहली स्थिति तो ये रही कि ये परिणाम दिखाई पड़ेंगे अगर गुरु से उसको बल प्राप्ति है। अगली चीज़ जो ये होती है कि जैसा मैंने कहा कि ये शिक्षा के और ज्ञान के कारक ग्रह हैं दोनों, और यहाँ पर अगर अच्छी स्थिति में मौजूद हैं कुंडली में तो शिक्षा है और शैक्षणिक उपलब्धियां हैं, एकेडमिक्स परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है व्यक्ति के जीवन में। जिसको हम कहें कि अच्छे जो आईवी लीग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो मेडिकल साइंस में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, चाहे वो मैनेजमेंट में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, उसमें जो टॉप के कॉलेजेस कहीं पर भी माने जाएँ विश्व में या किसी देश में, उसमें व्यक्ति की जो है शिक्षा यहाँ पर दिखाई पड़े कि काफ़ी ऊंची लेवल की शिक्षा और हायर एजुकेशन, यानी कि सिर्फ ग्रेजुएशन ही नहीं बल्कि पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीएचडी जैसी कंडीशंस हैं या पोस्ट डॉक जैसे उपलब्धियां हैं, ये सारी चीज़ें भी यहाँ देता है बुध और बृहस्पति दोनों यहाँ देते हैं, क्योंकि ये दोनों ही ज्ञान और बुद्धि के कारक ग्रह हैं। और यहाँ पर अगर चंद्र का बल यहाँ पे कुंडली में अच्छा है तो ये स्थिति और भी उतनी ही आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। हालांकि अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो हमें 5वां और 9वां भाव को भी देखना रहता है कि उनके भावों के स्वामी की स्थिति कैसी है। वो अगर अच्छी स्थिति में है तो शिक्षा जीवन में उतनी ही अच्छी होगी। और
क्योंकि जो है धनु राशि गुरुओं की होती है, टीचर्स हैं, शिक्षक हैं हमारे जो होते हैं, जो मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, गाइड्स हैं, जिनसे भी हमें जीवन में शिक्षा प्राप्त होती है, विद्या प्राप्त होती है, वो जीवन में व्यक्ति को मिलते हैं। अगर गुरु की स्थिति अच्छी है और बुध इस राशि में है, नवा भाव अच्छा होना चाहिए, नवा भाव मुख्य है शिक्षकों का और गुरुओं का, अगर अच्छी स्थिति में जाते हैं तो व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छे शिक्षक और गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होता है। तो इसके लिए अन्य योग देखने रहते हैं कि नवा भाव भी अच्छा हो। तो ये एक स्थिति होती है। अगली जो यहाँ पे परिणाम दिखाई पड़ता है वो ये कि जो बुध है वो भाषा का और लेखन शैली जो हमारी होती है, अभिव्यक्ति की जो शैली है, वे ऑफ कम्युनिकेशन, स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, उसको भी वो नियंत्रित करता है, उसका कारक ग्रह है। तो अगर यहाँ पर बुध जो है इस राशि में है और बृहस्पति से उसको बल प्राप्ति है, तो यहाँ पे स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन जो होगा वो इंटेलेक्चुअल होगा। तो बुद्धिजनक भाषा और लेखन शैली होती है। कोई भी ऊट पटांग तरीके की भाषा शैली नहीं होगी कि कुछ भी मन में आया तो बोल दिया, कुछ भी मन में आया तो लोगों से कह दिया, ऐसा नहीं। व्यक्ति पहले सोचता है, समझता है, चीज़ों को परखता है, फिर अपने मुंह से कुछ बोलता है, ना कि जो मन में आया बस सीधे मुंह से स्पष्ट रूप से उसको कह दिया। यह यहाँ पे जो मुंहफट्टता होती है यहाँ नहीं दिखाई पड़ती। यहाँ पे दिखाई पड़ता है कि व्यक्ति एक तो वाचालता ना हो स्वभाव में, दूसरा ये कि व्यक्ति जो है काम और कंपोस्ट यानी शांत स्वभाव के होंगे और चुपचाप ज़्यादातर चीज़ों को देखने वाले होंगे, ना कि अपने मुंह से कुछ भी बोले पड़े हैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त। तो उसमें जो एनर्जी लॉस है एक कम्युनिकेशन में वो यहाँ नहीं दिखाई पड़ता। वो जैसे कि बुध अगर हालांकि अग्नि तत्व की राशि है पर फिर भी यहाँ पे ये स्थिति नहीं होती है, मेष राशि में ये ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ये स्थिति होगी कि इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन है कि व्यक्ति जो है एक तो ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों के सानिध्य में ज़्यादा अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं जो कि जिनके साथ उनकी मेंटल कंपैटिबिलिटी हो इंटेलेक्चुअल लेवल पे। और दूसरा ये कि जो भी ये बोलेंगे या जिस विषय पर भी ये अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं वो ज़्यादातर समय बुद्धिजनक होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं। साथ ही साथ ये जो है व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से उपदेश देने की और लोगों को शिक्षा प्रदान करने की जो एक प्रवृत्ति है, यानी कि एक अच्छा गुण है वो प्रदान करता है। वाक्पटुता भी देता है। तो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो इंटेलेक्चुअल बेसिस पे होते हैं। दूसरा ओरेटरशिप जो होती है वो भी बुध प्रदान करता है, पर इसके लिए आपको दूसरा और तीसरा भाव भी देखना होगा क्योंकि वो हमारी भाषा के और हमारी जो बोली है, स्पीच है, उसके दोनों के कारक भाव होते हैं। तो उनकी स्थिति को देखें, अगर वो अच्छे हैं और ये स्थिति है तो ये नेचुरली व्यक्ति को बहुत अच्छा स्पीकर भी बनाती है, वाक्पटुता अच्छा देती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो दूसरा परिणाम आता है वो ये कि दोनों ही ग्रह बुध और बृहस्पति जो हैं ज्ञान के और शिक्षा के और विद्या के कारक ग्रह माने जाते हैं, बुद्धि के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो अगर ये अच्छी स्थिति में है और चंद्रमा कुंडली में इनको सब ऐसी पोजीशन में है जहाँ पे ये इनको सपोर्ट कर रहा है, मान लीजिए चंद्रमा भी बृहस्पति या बुध के साथ में बैठता है और अच्छी पोजीशंस में जाता है तो ये उतने ही व्यक्ति को ज्ञान के प्रति रुझान देगा। और यहाँ पे कुछ खास विषयों की बात करी जाए तो जैसे गणित हैं, वाणिज्य हैं, सांख्यिकी है या अर्थशास्त्र है, कानून है, मनोविज्ञान है या आपका साहित्य है, भाषा है, संगीत है, लेखन है और पत्रकारिता है, दर्शन शास्त्र है, ज्योतिष है, आध्यात्मिक विषय हैं, आध्यात्म में, धर्म में व्यक्ति की रुचि होती है। तो ऐसे जो क्षेत्र हैं इनमें एक तो रुझान भी दे, दूसरा अगर इनकी कंडीशन अच्छी है कुंडली में तो ये व्यक्ति को उनके तरफ सिर्फ रुझान ही नहीं बल्कि गूढ़ ज्ञान भी प्रदान करते हैं। पर यदि कुंडली में मान लीजिए बृहस्पति अच्छी स्थिति में नहीं है, बल प्राप्ति जो उसको बुध को देनी चाहिए वो नहीं दे पा रहा है, चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे मान लीजिए इन विषयों में अगर व्यक्ति का रुझान है भी या किसी तरीके से इन विषयों में वो कुछ पढ़ पाए हैं या कुछ कर भी पाए हैं, पर उसमें जो एक उस विषय का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होना चाहिए, जो नॉलेज आपने सीखी कहीं से भी उसका उपयोग वास्तविक रूप से अगर नहीं है तो वो नॉलेज व्यर्थ की होती है। थ्योरेटिकल नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप उसको अप्लाई नहीं कर पाते अपने जीवन में।
तो वो स्थितियां नहीं दिखाई पड़ेगी। अगर बृहस्पति और चंद्र कमजोर हो रहे हैं और बुध इस राशि में है तो भले ही ज्ञान प्राप्ति दे दे जैसे तैसे, पर उसका कभी भी वास्तविक रूप से उपयोग व्यक्ति अपने जीवन में नहीं कर पाता। तो एक खास स्थितियां दिखाई पड़ती है कि आपको आता तो बहुत कुछ है पर आप अपने जीवन में उसको साकार कर ही नहीं पाते। तो जैसे कि एक उदाहरण के तौर से, जैसे ये धर्म और आध्यात्म में व्यक्ति के रुझान, ज्ञान के प्रति रुझान देता है। तो मान लीजिए आपको धार्मिक ग्रंथ हैं या आध्यात्मिक पुस्तकें हैं या आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी हुई जो भी टेक्स्ट हैं वो आप पढ़ते हैं, उनका बड़ा आपको गूढ़ ज्ञान भी है, लोगों को आप बताते भी हैं ऐसा है वैसा है, गीता है, गीता में ये कहा गया वो कहा गया, पर जब हकीकत में बात आती कि अपने जीवन पर भी कुछ उसको आत्मसात किया जाए वो व्यक्ति नहीं कर पाता। तो लोगों को तो ज्ञान बहुत पढ़ा ले पर अपने जीवन में 1% भी उसका एप्लीकेशन ना हो पाए, ये स्थिति अगर है तो निश्चित तौर से बृहस्पति और चंद्र बुध को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं फुल। तो नॉलेज का सिर्फ ये जो यूज़ है, उपयोग है, वो ये नहीं है कि आप उसको सीख करके लोगों के सामने अपने आप को प्रदर्शित करें कि नहीं हमें बहुत आता है और लोगों से प्रशंसा लूटे कि नहीं इन्हें बहुत आता है। एक चीज़ होती है कि विद्या का जो सही अर्थ है, ज्ञान का जो सही अर्थ है वो ये कि अपने जीवन में उसको वास्तविक रूप से उपयोग कर सके, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बाद में काम करें जब आपको पहले अपने जीवन के ऊपर उसको अप्लाई कर चुके हो तब। तो ये स्थिति तभी हो सकती है इस कंडीशन में जब बृहस्पति का सपोर्ट हो, अगर नहीं है तो ये जो परिस्थिति मैंने बताई वो दिखाई पड़ेगी जीवन में। अगली चीज़ आती है कि यदि बृहस्पति चंद्र और लग्न के जो स्वामी होते हैं वो अगर सहायक स्थिति में है बुध की, यानी उसको सपोर्ट देते हैं, तो व्यक्ति को ये जो है, बुध क्या है, हमारी मानसिकता है, चंद्र और बुध दोनों मिलकर के हमारी मानसिकता को निर्धारित करते हैं। तो ये एक स्वतंत्र मानसिकता और एक तार्किक विचारधारा व्यक्ति को प्रदान करता है, खुली मानसिकता देता है, ब्रॉड माइंडेड बनाएगा व्यक्ति को। साथ ही साथ जो एक तरीके से मानवतावाद है, उदारतावाद है, सर्वेश्वरवाद है, ऐसी विचारधाराओं में व्यक्ति का विश्वास बढ़ा देता है। तो जैसे यानी कि ह्यूमनिज़म है, लिबरलिज़म है या पैंथियज़म है, ऐसे जो आइडियोलॉजीज़ हैं, ऐसी जो विचारधाराएं हैं, इनमें व्यक्ति का जो विश्वास है वो अधिक होता है। और ये होगा क्यों, ये होगा कब, जब बृहस्पति और चंद्र और लग्न के स्वामी बुध को ये यहाँ पर बल दें। अगर ये नहीं दे रहे हैं तो फिर ये स्थिति नहीं दिखाई पड़ेगी, इसके विपरीत स्थिति दिखाई पड़ेगी। तो उसके बारे में भी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। तो ये एक गुण होता है। इसके अतिरिक्त यदि कुंडली में अच्छे और प्रबल आध्यात्मिक योग बनते हैं, स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशंस अगर कुंडली में हैं, तो ये परिस्थिति जो है ज्ञान योग, वेदांत, दर्शन शास्त्र और आत्मबोध के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। यहाँ तक कि अगर बहुत अच्छे आध्यात्मिक योग हैं तो ये आध्यात्म में विलक्षण प्रगति को भी ये प्रदान करती है जीवन में। उस तरीके से व्यक्ति का मन बनेगा, पूर्ण रूपेण समर्पण और वैराग्य की भावना, ज्ञान की प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, ये भौतिक ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो कब होगा, जब आध्यात्मिक योग बहुत उच्च कोटि के बने और बृहस्पति वहाँ पर नो डाउट एक्सीलेंट पोजीशन में होना चाहिए, वरना ये स्थिति नहीं दिखाई पड़ेगी। पर ये होता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बुध के पास यहाँ क्षमता होती है पूरी तरीके से ये देने की। और बुध जो है यहाँ पर, क्योंकि जो राशि है धनु, ये धर्म की होती है, दर्शन शास्त्र की भी होती है, पर मुख्यतः धर्म की होती है। और बृहस्पति धर्म का भी कारक ग्रह माना जाता है दर्शन शास्त्र के अतिरिक्त। पर अगर बुध आएगा तो बुध जो है ऐसा ग्रह है जिसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बुध जो है एक तार्किक ग्रह है, वास्तविक ग्रह है, बुद्धि का ग्रह है। तो वो अपनी जो उसका तर्क है, अपनी बुद्धि का है, उसको हमेशा लगाने की कोशिश करता है जहाँ पर भी जिस पोजीशन में वो बैठे। तो अगर वो ऐसी एरिया में आता है, नवे भाव या नवे भाव की राशि में जाता है, तो वहाँ पर व्यक्ति के भीतर जो है अब लॉजिकल थिंकिंग देगा टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स रिलीजन या फिलॉसफी। तो फिलॉसफी इसलिए ज़्यादा दिखाई पड़ती है, दर्शन शास्त्र ज़्यादा दिखाई पड़ता है एज़ कम्पेयर टू रिलीजन, धर्म के तुलना में। तो वो क्यों, क्योंकि बुध जो है कारक ग्रह है
लॉजिक का, और फिलॉसफी चलती है लॉजिक पे। और बुध और बृहस्पति दोनों मिल करके शनि के अतिरिक्त, मंगल के अतिरिक्त कारक ग्रह बनते हैं फिलॉसफी के। और फिलॉसफी में भी स्पेसिफिक अगर कहा जाए तो मीमांस जो दर्शन शास्त्र है, मीमांस और वेदांत, वो बुध के हाथ में जाते हैं। तो स्थिति अच्छी बननी चाहिए, तो ये कंडीशन यहाँ दिखाई पड़ेगी। इसके अतिरिक्त अगर हम कुछ करियर फील्ड्स की बात करें, और अगर कुंडली में बुध जो है करियर को लेकर के इम्पोर्टेंट बन रहा है, तो यहाँ पर गणित है, अर्थशास्त्र है, बैंकिंग है, प्रबंधन है, प्रशासन है, वित्त से जुड़ा कोई काम है, पैसे से जुड़ा कोई काम है, सीए हैं, सीएस हैं, ये इससे देखे जा सकते हैं। वकालत है, न्याय व्यवस्था में जो लोग हैं कार्यरत हैं, जजेस, इससे हम देख सकते हैं। राजनीति के लिए एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। पत्रकारिता है, लेखन है, संस्करण और प्रकाशन, प्रिंटिंग और पब्लिशिंग का जो क्षेत्र है वो इससे देखा जा सकता है। रिसर्चर्स और इन्वेंटर्स, शोधकर्ता और आविष्कारक, इससे देखे जा सकते हैं। बहुश्रुत यानी कि पॉलीमैथ ऐसे लोग जो कि जिनको एक से अधिक विषयों में बहुत ज़्यादा ज्ञान, और ज्ञान ही नहीं, कोई एक्चुअल उन्होंने उसमें कुछ उपलब्धि भी हासिल करी हो, जैसे कि आइजैक न्यूटन, जैसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऐसे लोग जिन्होंने सिर्फ एक ही क्षेत्र में नहीं अनेकों क्षेत्रों में उनके रुचि तो थी ही, उसका ज्ञान भी था, और उन अनेकों क्षेत्रों में उन्होंने एक कंक्रीट सक्सेस हासिल करी। तो पॉलीमैथ जो होते हैं वो भी इससे देखे जा सकते हैं, पर ये एक विलक्षण स्थिति है, ये हर केस में देखने को नहीं मिलता। पर यहाँ पे कंडीशन, बुध के पास एक काबिलियत है, इसलिए हम इसकी यहाँ चर्चा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त बहुभाषाविद यानी लिंग्विस्ट, इससे देखे जा सकते हैं। शिक्षक और शिक्षा से जुड़े कोई भी लोग, शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत कोई भी लोग, इससे देखे जा सकते हैं। मुख्यतः शिक्षकों के लिए बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इनके लिए। इसके अतिरिक्त मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजिस्ट हम इससे देख सकते हैं। मेडिकल का जो क्षेत्र है, मेडिसिन का, चिकित्सा का, खास तौर से साइकियाट्रिस्ट हैं या न्यूरोलॉजिस्ट हैं, इससे देखे जा सकते हैं, पर मेडिसिन इन जनरल भी ये फेवर करता है। संगीत का, खास तौर से क्लासिकल म्यूज़िक के लिए बहुत शुभ माना जाता है। सलाहकारी वाला कोई काम है जहाँ पर आपको लोगों को कंसल्ट करना है, लोगों को सलाह देनी है, एडवाइस देनी है, ऐसा वाला कोई काम है, चाहे वो टेक्निकल कंसल्टेंसी हो या नॉन टेक्निकल कंसल्टेंसी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ऐसे काम में हैं जहाँ आप सलाहकारी दे रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, वो इसके अंतर्गत आ सकता है। जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, प्रेरणादायक वक्ता हैं, वो इससे देखे जा सकते हैं। कोई भी ऐसे इंटेलेक्चुअल जॉब्स जहाँ पे आपको बुद्धि का प्रयोग करना पड़े, कोई रूटीन जॉब ना हो व्यक्ति का कि कोई घिसा पिटा काम है, रोज़ वही जा करके आप रिपीटिटिव वर्क कर रहे हैं, वो नहीं। यहाँ पर कोई ऐसा काम, अगर बुद्धि डोमिनेंट है करियर के लिए, तो ये दिखाई पड़ेगा कि कोई ऐसा काम जहाँ पर आपको अपनी बुद्धि का काम उपयोग करना पड़े, अपनी शिक्षा का उपयोग करना पड़े, अपने दिमाग का उपयोग करना पड़े, ना कि कोई रटा रटाया काम करना पड़े। तो इंटेलेक्चुअल जॉब्स जो होते हैं वो इससे देखे जा सकते हैं। इसीलिए जो रिसर्च है, इन्वेंशन है, वो का जो फील्ड है वो इसके अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त जो है ज्योतिष है, दर्शन शास्त्र है, तो ज्योतिषी, दार्शनिक, उपदेशक और गुरु के लिए जो है ये स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ये वो क्षेत्र हैं जिनके लिए बुध यहाँ पे अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं कि ये तो हमने चर्चा करी कि बुध जो है यहाँ पे स्थित है और बृहस्पति से उसको बल प्राप्ति है, तो वो कैसे परिणाम देगा। बहुत अच्छे विलक्षण स्थितियाँ वो देता है, ये हमने जाना। अब बात करते हैं कि उन नकारात्मक पक्षों की, जब बृहस्पति जो है पीड़ित अवस्था में हो, बुध को वो बल ना दे रहा हो, बुध खुद भी पीड़ित अवस्था में चला गया है, और इसके अतिरिक्त चंद्र और लग्न के स्वामी भी अगर कमज़ोर अवस्था में है कुंडली में, तो यहाँ पर नकारात्मक परिणामों में वृद्धि लगातार होती चली जाएगी। तो जितनी कंडीशंस हैं, इसमें से जितनी कंडीशंस फुलफिल होती चली जाएंगी, उतना यहाँ पर निगेटिव रिजल्ट ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो अगर बुध, जैसे हमने बात करी कि बृहस्पति पीड़ित हो गया और बुध इस राशि में, पर वो पीड़ित नहीं है, तो ये ठीक है। पर अगर बुध भी पीड़ित हो गया तो एक और नेगेटिव सिचुएशन। इन दोनों के साथ साथ अगर चंद्र भी खराब स्थिति में, तो एक और नेगेटिव सिचुएशन। और इन तीनों के साथ साथ अगर लग्न का स्वामी भी कमज़ोर हो जा रहा है, तो और ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन। तो जितने आपके कंडीशन यहाँ पे निगेटिविटी की ओर बढ़ती चली जाएंगी, उतना जो है ग्राफ यहाँ डाउन होता चला जाएगा और अवगुणों की मात्रा यहाँ पर बढ़ती चली जाएगी स्वभाव में और व्यक्तित्व में। तो यहाँ पर कैसे नकारात्मक परिणाम भी बुध यहाँ दे सकता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये देगा कि
हमने बात करी कि बहुत ज़्यादा जो है अगर अच्छी स्थिति में है तो वो हाईली इंटेलिजेंट बनाता है व्यक्ति को, पर यहाँ पे केस फिर रिवर्स हो जाएगा। तो क्या होगा कि सीखने की जो क्षमता है वो कमज़ोर हो जाएगी, बुद्धि और बुद्धि का जो स्तर है वो गिर जाता है, तो इंटेलिजेंस जो लेवल है वो कमज़ोर होने लगता है। दूसरा, स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती, चीज़ें आसानी से याद नहीं रहती हैं। शिक्षा में बहुत सारी बाधाएं आती हैं या शिक्षा कई बार कंप्लीट भी नहीं हो पाती। अगर पांचवा नवा भाव, खासतौर से पांचवा भाव भी अगर पीड़ित हो रहा है तो ये स्थिति और ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त व्यक्ति कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ रहते हैं, यानी कि डिसीजन मेकिंग बहुत कमज़ोर हो जाती है। दूसरों के बहकावे में जल्दी आते हैं, ख़ास तौर से एक तो व्यक्ति जो है बहकावे में आएंगे और दूसरा कुसंगत में व्यक्ति को आसानी से लिप्त करता है। अगर चंद्र कमज़ोर है और बृहस्पति कमज़ोर है, बुध इस राशि में, तो ये स्थिति बहुत ज़्यादा समय देखने को मिलती है कि व्यक्ति जो है कुसंगत में आसानी से चला जाए, ईजिली इन्फ्लुएंस्ड बाय बैड कंपनी, जो कि फिर आगे उसके भीतर कई सारे अवगुणों, अन्य अवगुणों को और भरती चली जाती है। साथ ही साथ जो ये एक और चीज़ देता है कि जो सो कॉल्ड मॉडर्न थिंकिंग है, जिसके खाली जो सुपरफिशियल लेवल पे कुछ एस्पेक्ट्स हैं उसी को व्यक्ति अपना पाता है, जो उसकी एक्चुअल आइडियोलॉजी है उसको व्यक्ति कभी भी अपना नहीं पाता। तो जो सामने से अच्छा दिखता है, जिसको वो समझते हैं कि नहीं ये यही जो है मॉडर्न थिंकिंग कहलाती है, जो कि नहीं है मॉडर्न थिंकिंग, वही उसी को ही वो अप्लाई करेंगे अपनी ज़िंदगी में। तो यहाँ पर क्या है, फॉल प्रे टू सुपरफिशियल सो कॉल्ड मॉडर्न थिंकिंग एंड ओनली फॉर द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इट, नो पॉजिटिव एस्पेक्ट, क्योंकि जो एक्चुअल मॉडर्न थिंकिंग है, नैरो माइंडेडनेस होती है यहाँ पे। तो मॉडर्न थिंकिंग तब तक नहीं आएगी जब तक आप ब्रॉड माइंडेड नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, नैरो माइंडेडनेस, संकीर्ण विचारधारा, और संकीर्ण विचारधारा से व्यक्ति कभी भी मॉडर्न नहीं बन सकते। तो यहाँ पे खाली सुपरफिशियल लेवल पे पोर्ट्रे करेंगे, नहीं हम बहुत मॉडर्न है, पर अंदर से संकीर्ण होते हैं। दूसरा, हिपोक्रेसी स्वभाव में, कि अपने ही जो आइडियोलॉजीज़ हैं, जो अपने कथन हैं, उन्हीं को उन पर कटाक्ष कर देना, दूसरों को बताना कि नहीं ऐसे करिए वैसे करिए, और अपने ऊपर जब बात आए तो उनको नकार देना। तो ये हिपोक्रेसी, फॉल्स आइडियलिज्म, झूठी आदर्शवादिता, दूसरों के सामने, समाज के सामने प्रकट करना कि नहीं हम बहुत आदर्शवादी हैं, बहुत अच्छे हैं, और पर हकीकत में जब अपने ऊपर पर्सनल लेवल पे बात आती है तो एक भी चीज़ का पालन ना करना, वो दिखाता है झूठी आदर्शवादिता। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ दिखाई पड़ती हैं। इसके अतिरिक्त, और ये ज़्यादा और तब दिखाई पड़ेगा जब नवा भाव भी कमज़ोर हो जाए। नवा भाव भी अगर कमज़ोर है तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और इसके अलावा इससे हम क्या देख सकते हैं, जो कट्टरवाद वाले लोग हैं, जो समाज में धर्मांधता फैलाते हैं, या समाज में लोगों के बीच जो है एक तरीके से गलतफहमियों को भरते हैं और उनको बढ़ावा देते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं। तो जो फैनेटिक्स हैं, फंडामेंटलिस्ट हैं, बिगट्स हैं, कट्टरवादी लोग, वो इससे देखे जा सकते हैं। जनरंजकवाद वाले लोग इससे देखे जा सकते हैं। पॉपुलिस्ट पॉपुलिस्ट फिलॉसफी को फॉलो करने वाले लोग इससे देखे जा सकते हैं। इसीलिए राजनीति इसके अंतर्गत आती। साथ ही साथ यहाँ पे और एक स्थिति होती है कि व्यक्ति अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल करता है, कि उसको मान लीजिए ज़िंदगी में ज्ञान की प्राप्ति अगर हुई भी तो वो सही दिशा में अपनी बुद्धि को नहीं लगाएगा। ज्ञान अगर आ भी रहा है, नॉलेज अगर आपको है भी, तो बुद्ध ये डिसाइड करता है, बृहस्पति ये डिसाइड करता है मुख्यतः कि आप अपनी बुद्धि को सही दिशा में लगाओगे या गलत दिशा में लगाओगे। तो अब यहाँ पर गलत दिशा में बुद्धि लगती है कि जो चीज़ आती है उसका गलत उपयोग, लोगों के नुकसान के लिए उसका प्रयोग करना। तो यहाँ पे जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, जैसे किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, वो छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक सब जो करप्शन में इन्वॉल्व है, सब इसके अंतर्गत देखे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्कैमर्स हैं, मनी लॉन्ड्रर्स हैं, एम्बेजलर्स हैं, फ्रॉड करने वाले लोग हैं, सब इसके अंतर्गत देखे जा सकते हैं। शारीरिक रूप से अगर रोग देने वाले योग यहाँ पर बुध बनाता है, बृहस्पति बनाते हैं कुंडली में, तो ये जो है मानसिक और दिमागी विकार देते हैं, मेंटल, न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। तो जो विकास में मानसिक विकास है या शारीरिक विकास है, वो भी जो है कई बार उसमें जो उनसे जुड़ी समस्याएं वो यहाँ देखने को मिलती हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, श्वास तंत्र में समस्या,
इसके अंतर्गत आती हैं त्वचा के रोग, कोई भी छोटे से लेकर के बड़े लेवल तक, वो डिपेंड करेगा कुंडली के ऊपर। स्किन डिजीजेस भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये जो है ये नकारात्मक पक्ष है और इसकी मात्रा उतनी ही बढ़ती चली जाएगी जितना ज़्यादा, मैंने कहा यहाँ पे चंद्र बृहस्पति लग्न के स्वामी और बुध कमज़ोर होते चले जाएंगे। तो हमने यहाँ पर फ़र्क जाना कि बुध जो है यहाँ पर बहुत ही उच्चतम कोटि के रिजल्ट भी देता है, परिणाम देता है, और उतने ही निम्न कोटि के भी परिणाम देता है। ये निर्भर करता है कुंडली में कि बृहस्पति की स्थिति कैसी है और उसको उस पर उससे बल प्राप्त है या नहीं। तो मेरे ख्याल से अब आप भली भांति समझ सके होंगे कि कैसे जो है बुध को यहाँ पर आप देखें और फिर इन परिणामों को अपने जो है आप अपने जीवन में घटित होते हुए देख पाएंगे। तो मेरे ख्याल से अब आप बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे कि बुध जो है धनु राशि में कैसे परिणाम देता है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए अपनी वेबसाइट और फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।